हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो आपके पास 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पुरानी वीडियो कंप्लीट कर ली होगी और जो भी उसके साथ स्टैटिक जुड़ता होगा और जो भी उसके साथ करंट के साथ जो भी स्टैटिक ऐड होता होगा वो आप ऐड कर चुके होंगे और सारी चीज़ें वहाँ पर कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो आई होप आप वो चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज हम नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे आपके पास और नया सबसे पहले कुछ बच्चों ने मैसेज करा था कि प्रीवियस वीक क्वेश्चन कहाँ पर है, वो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आ गए, इसके आंसर आप मुझे वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे कमेंट सेक्शन पे ही। और उसके बाद हम पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम क्या आता है बच्चे आपके पास, अपॉइंटमेंट एंड पर्सन्स इन न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए बच्चा, ध्यान देंगे और ध्यान से एक एक चीज़ को समझेंगे और जो जो स्टैटिक ऐड हो सकता होगा उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, गौर करते हैं, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा कहता है सैयद मोहसिन रजा नकवी। ठीक है, अब यहाँ पे आप मोहसिन करके याद रखो। ठीक है, आप मोहसिन याद कर लो या फिर आपको रजा याद रह जाए, जो आपको याद रह जाए। ये जो मोहसिन रजा है बच्चे, ये चेयरमैन है किसके, लाहौर बेस्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो ध्यान देने वाली बात है, जो पीसीबी है, जैसे हमारे पास क्या था बीसीसीआई, हमारे पास एक बॉडी है, वैसी वहाँ पर एक बॉडी है जिसका नाम क्या है बच्चे, पीसीबी, उसका बॉडी का नाम है। उसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं और ध्यान देना, सॉरी ये पीसीबी के कौन हो गया आपके पास, चेयरपर्सन थे और अब इनको अपॉइंट किया गया है किसके लिए बच्चा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए। तो ये जानने वाली बात होगी हमारे लिए कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं। तो अब गौर करेंगे क्या नाम आता है उनका, उनका नाम आता है मोहसिन रजा नकवी। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, कहता है और ये कब डिसाइड हुआ, तो एसीसी की एनुअल जर्नल मीटिंग चल रही थी जो कि वर्चुअली हुई है और उसमें ये डिसाइड किया गया और इनको यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास। अब कहता है ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं, याद करिए हमने पिछले ही साल जब हम करंट अफेयर कर रहे थे तो हमने शामी सिल्वा के बारे में बात करी थी। ये कौन थे, तो ये श्रीलंका क्रिकेट काउंसिल के कह सकते हैं आप चेयरपर्सन थे और इनको क्या बनाया गया था, एसीसी के चेयरपर्सन बनाया गया था। ये गौर करने वाली बात है। और अब उनकी जगह पर कौन आ गए हैं, मोहसिन रजा नकवी। ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, अब नाम क्या है बॉडी का, तो बॉडी का नाम है बच्चे आपके पास यहां पे एसीसी। गौर करना, यहां पर एसीसी की बात हो रही है और जब हम इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इस बॉडी का नाम आपके पास आ जाता है। नाम से क्लियर हो गया। ठीक है, नाम से क्लियर हो गया हमें ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे पास पहला ही क्लियर हो गया कि ये क्रिकेट से रिलेटेड क्या आती है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड, अगर हम इसके बारे में बात करें ये कब बनी थी, तो गौर करने वाली बात है 19 सितंबर 1983 को ये बॉडी हमारे पास बनकर तैयार हुई थी। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो दुबई यूएई में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पर क्या याद क्लियर रखना है अपने पास। और गौर करने वाली बात है एशिया रीजन में, फॉर एग्जांपल ये एशिया रीजन है, तो एशिया रीजन में क्रिकेट से रिलेटेड संभालने वाली बॉडी का नाम भी क्या है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें एसीसी किसके अंदर काम करता है, तो ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके अंदर ये काम करता है। ठीक है, तो गौर करने वाली बात है, नाम से कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल किसके ऊपर गौर कर रही थी बच्चा, एशिया में क्रिकेट से रिलेटेड या क्रिकेट के डेवलपमेंट, उसकी प्रमोशन सबसे कौन डील करता है, तो आप गौर करेंगे डील करता है कौन आपके पास, एसीसी। और एसीसी किसका सबऑर्डिनेट है, मतलब एसीसी के ऊपर कौन सी बॉडी है, तो गौर करने वाली बात है आईसीसी। हो गया बच्चे यहाँ तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगला देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है, अगला सेक्शन हमारे पास आता है कौन सा बच्चे, नेशनल। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक एक चीज के बारे में बात करेंगे और क्लियर करेंगे कि क्या चीजें इसके अंदर बोली जा रही हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। कहता है बच्चे चेन्नई बेस्ड, पहला क्वेश्चन चेन्नई बेस्ड से निकल गया कि चेन्नई बेस्ड किसी का हेडक्वार्टर है, चेन्नई किसी का हेडक्वार्टर है और चेन्नई किसका हेडक्वार्टर है बच्चे, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री
का, जो कि कौन से टैग देती है बच्चे, जो कि टैग देती है कौन से, जीआई टैग देती है। अगर आपको याद होगा तो हमने कई बार इसके बारे में पहले भी बात की हुई है और मैंने आपको कई बार बताया कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन का मतलब हो गया, आप ऐसा समझ सकते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है, बहुत ही इज्जत की बात है। एक डेजिग्नेशन है जो किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है जो उस जगह की यूनिक जियोग्राफिकल कंडीशंस के अंदर पनपा है या उसने जन्म लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझो यहां पर किसको मिले हैं, तो 6 और जीआई टैग मिल गए हैं। किसको बच्चे, तमिलनाडु को। तो गौर करने वाली बात है। ठीक है, पहले किसको मिले हैं, तो आप याद रखेंगे पनरुति कैश्यू, काजू आ गए आपके पास, पनरुति जैक फ्रूट आ गया जिसे हम कटहल भी कहते हैं। उसके अलावा चेटीकुलम शैलॉट, शैलॉट क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे छोटे अनियंस होते हैं, उनकी बात हुई है। उसके बाद है पुलियानगुड़ी एसिड लाइम, अब ये नींबू हो गया आपके पास। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो विरुधुनगर, ठीक है, शांबा वटल। और उसके बाद आ गया आपके पास रमंथापुरम, चिथिराईकर, ये क्या आ गया आपके पास, राइस की वेराइटीज होंगी, उनको ये जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग वगैरह में। ठीक है, तो याद रखो पनरुति, पनरुति तो 2 याद रहेंगे, काजू और कटहल तो आपको याद रह सकता है, प्याज हो गए, उसके बाद नींबू रख लो, चलो एसिड लाइम से तुम नींबू याद रख लो। उसके बाद आपके पास क्या आ गए, यहाँ पे राइस की वेराइटीज हैं जिनको रिसेंटली क्या दिया गया है बच्चे, जीआई टैग दिया गया है। क्लियर हो गया। अब क्या कहता है यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट इंपॉर्टेंट है और क्योंकि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस बात को। देखो देखो कहता है इस रिकॉग्निशन से अगर हम टोटल जीआई टैग की बात करें कहाँ पे, तमिलनाडु में, तो वो कितने पहुंच चुके हैं बच्चे, 69 पहुंच चुके हैं। जानने वाली बात है। कहता है कंसोलिडेट इट्स पोजीशन एज द सेकंड हाईएस्ट। अगर ये सेकंड है तो कोई पहला भी होगा, तो पहला कौन है बच्चे आपके पास, उत्तर प्रदेश, जिसके पास कितने जीआई प्रोडक्ट्स हैं, 79 है, और इसके पास 10 ज़्यादा है, और सॉरी 10 कम है, तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु इसके बाद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास। अब अगर हम बात करें इसी के बारे में, अब हम तमिलनाडु से बनने वाले फैक्ट भी सीख लेते हैं आज, और तमिलनाडु से बनने वाले जो जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए, जब भी हम तमिलनाडु की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, जब भी हम किसकी बात करते हैं बच्चे, तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु जो है वो इंडिया का, गौर करेंगे, इंडिया का साउदर्न मोस्ट स्टेट आता है हमारे पास। ठीक है, साउदर्न भी कह सकते हैं, सदर्न भी कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे। इसे साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो हमारे भारत का सबसे आखिरी राज्य आप कह सकते हैं, ये बिल्कुल साउथ में आपको देखने को ये मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, वैसे तो इसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर शॉर्डर नहीं है, किसी के साथ ये इंटरनेशनल नहीं कर रहा है, पर इसी के नीचे अगर हम गौर करते हैं, अगर ये हमारे पास इंडिया हो गया और यहाँ कहीं पे हमारे पास तमिलनाडु आ गया, तो इसी के ठीक नीचे इस प्रकार हमें कंट्री देखने को मिलती है। क्या नाम आता है बच्चे इसका, तो हम सबको पता है इस कंट्री का नाम क्या आता है, श्रीलंका, याद रखेंगे आप। और जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट का नाम क्या है बच्चे आपके पास, तो आप याद रखेंगे पाक स्ट्रेट, और यहीं पे एक गल्फ भी है, ठीक है, जिसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। क्या नाम है बच्चे उसका, गल्फ ऑफ मन्नार, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। तो आपको याद रखना है जो तमिलनाडु है वो इंडिया का सदर्न मोस्ट स्टेट है, याद रखने वाला पॉइंट है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, वैसे तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर किसी के साथ शेयर नहीं करता है, ध्यान रखना, ठीक है, पर इसके इस तरफ क्या आता है हमारे पास, नीचे कंट्री लगती है, कंट्री का नाम क्या है, श्रीलंका। और श्रीलंका एंड इंडिया, इंडिया भी कह सकते हैं आप, तमिलनाडु भी कह लो, इस कनेक्टेड बाय, तो आप याद रखेंगे पाक स्ट्रेट। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें, 1 नवंबर 1956 को कौन सा राज्य बना था बच्चे, तो हम याद रखेंगे तमिलनाडु हमारे पास बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु ही वो जगह है, गौर करना, तमिलनाडु ही वो जगह है, वैसे तमिलनाडु अकेले तो नहीं,
आप तमिलनाडु, यहाँ पे केरला और यहाँ पे कर्नाटका ले लो, ठीक है। ये 3 ऐसे एरियाज हैं बच्चे जहाँ पे ईस्टर्न घाट्स और जो वेस्टर्न घाट्स है वो आकर क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक जगह बनती है, एक रेंज बनती है, क्या नाम आता है बच्चे उसका, नीलगिरी रेंज। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो नीलगिरी रेंज पूरी की पूरी यहाँ पर बनती है, ठीक है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की क्लासिकल लैंग्वेज, सॉरी क्लासिकल नहीं, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम क्या आता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे तमिल, इसका ऑफिशियल नाम आपको देखने को, ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। पर जब हम तमिल की बात करते हैं, तमिल इंडिया की, ध्यान देना, तमिल इंडिया की पहली क्लासिकल लैंग्वेज है, ये भी हम इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। जो तमिल भाषा है वो इंडिया की पहली क्लासिकल है और कहाँ की ऑफिशियल है, तो तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये हम यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, याद करिए अभी हमने कुछ दिनों पहले करंट अफेयर पढ़ा था जिसमें हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, तो वो भी जोड़ते हैं। हमें याद रखना है जो कुंदनकुलम, ध्यान देंगे, जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है बच्चे, वो भी कहाँ पर आता है, तमिलनाडु में, जिसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था, तो हम सबको पता है, 2013 में स्टार्ट हुआ था, याद रखेंगे हम यहाँ पर। और किसकी मदद से इसे बनाया जा रहा है, तो आप याद रखेंगे रशिया की मदद से इसे यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। अब तमिलनाडु आया ही है तो तमिलनाडु में इंडिया का क्लासिकल डांस भी है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस भी कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तमिलनाडु में। और उस ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस का नाम आपके पास क्या आता है, भरतनाट्यम। क्या नाम आता है बच्चे इसका, भरतनाट्यम। ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। और एक क्वेश्चन ये भी बन गया। अब हम थोड़ी सी नीलगिरी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको पता होगा बच्चे, नीलगिरी जो है, गौर करना, जो नीलगिरी है वो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है बच्चे, हमारे पास यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, ये हम यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में टोटल 18 है। 18 में से जो सबसे पहला है वो कौन सा वाला आता है, वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आता है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, अब मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया, नीलगिरी की जो पहाड़ियां वो एक ही राज्य को कवर नहीं कर रही हैं, वैसे तो 3 को कर रही हैं, पर आप तीनों को कंसिडर यहाँ पर कर भी सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे, अब क्योंकि जीआई टैग आए ही थे आपके पास, तो आप याद रखेंगे 2004 और 5 की जब हम बात करते हैं, 2004 और 5, सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। गौर करना, ठीक है, किसे दिया गया था बच्चे, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था सबसे पहले क्या, जीआई टैग, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, और दार्जिलिंग टी कहाँ पर आएंगी आपके पास, तो दार्जिलिंग कहाँ पर आता है, वेस्ट बंगाल में, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, और सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है, यूपी के पास है। यूपी के बाद किसके पास आ गए, तमिलनाडु के पास, ठीक है। अगली न्यूज भी जीआई टैग वाली है, गौर करते हैं, समझते हैं, ठीक है। कहता है, अब कहता है 7 नए प्रोडक्ट कहाँ पे बेटा, वेस्ट बंगाल के। गौर करते हैं क्या क्या नाम है उनका। कहता है नॉलेन गुर संदेश, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, ये स्वीट मेड विद डेट पाम और जागरी, ठीक है, खजूर वगैरह के साथ और गुड़ के साथ बनाई जाती होगी। उसके बाद है बेरी पुर्स, क्या आ जाएंगे, गुआवा अमरूद आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा कमार पुकुर्स, बौंदे, बौंदे क्या आ जाएगा, अ टाइप ऑफ स्वीट आ गई आपके पास। उसके अलावा चना बुरा, उसके बाद मोती चूर लड्डू आ गए बिष्णुपुर के। फिर उसके बाद है राधुनी पगल राइस जो आ गए आपके पास। और उसके बाद मालदा का निस्तारी क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे सिल्क यार्न, ये आ गया आपके पास क्या, 7 इंपॉर्टेंट वो जीआई टैग कहाँ पर मिले हैं, वेस्ट बंगाल को दिए गए हैं, ठीक है। कहता है वेस्ट बंगाल में अब कितने जीआई टैग हो चुके हैं, 32 याद रखना है। और कहता है जीआई टैग एक साइन है, एक डेजिग्नेशन है, जो मैंने आपको बताया था, किसे दिया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को जिसका एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक ओरिजिन है, याद रखना है, एंड पोजेसेस क्वालिटी और रेपुटेशन इनहेरेंट टू दैट लोकेशन, ठीक है। तो वहां की फेमस जगह को आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चे। चलिए, अब वेस्ट बंगाल से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में बात यहां पर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए,
जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, ध्यान देते हैं बच्चे, ठीक है, जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी, वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के साथ अगर हम बात करें तो बेटा वेस्ट बंगाल का इतिहास आज का थोड़ी है। ये वेस्ट बंगाल जो है ये हमारे पास सदियों से एग्जिस्ट करता है, सदियों से एग्जिस्ट करता है। और ये बंगाल इतना इंपॉर्टेंट रहा है मुगलों के लिए भी, दिल्ली सल्तनत के राजाओं के लिए भी, हर राजाओं के लिए। उसके बाद किसके लिए इंपॉर्टेंट रहा, ब्रिटिशर्स के लिए रहा। फिर ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन कर दिया किसका, बंगाल का। तो जो टुकड़ा हमारे पास बचा हुआ है वो आज हमारे पास वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का गठन कब हुआ था, तो हम गौर करेंगे 15 अगस्त 1947 को किसका गठन हुआ था बच्चे, वेस्ट बंगाल का गठन किया गया था, यह राज्य बना था, ठीक है। कहते हैं इसकी कैलकाटा का सॉरी इसकी कैपिटल का नाम क्या आ जाता है हमारे पास, कोलकाता आ जाता है, याद रखेंगे। और जब भी हम कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना है हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर आता है बच्चे, कलकत्ता हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहीं पर गौर करना, इसी वेस्ट बंगाल में इंडिया के, ध्यान देंगे, लार्जेस्ट, ठीक है, इंडिया के लार्जेस्ट जो है वो आपको क्या दिखते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट दिखते हैं। याद करिए, हम पढ़ चुके हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है बच्चे जिनकी जड़ें पानी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, गौर करने वाली बात है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं हमें, तो याद रखेंगे सुंदरबन डेल्टा में। कहाँ पर मिलते हैं बच्चे, सुंदरबन डेल्टा। और ये सुंदरबन डेल्टा इज द होम ऑफ, याद रखो, इज द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। कई बार क्लासेस में मैं आपको यहाँ पर करा चुकी हूँ, ठीक है। किसका घर है बच्चे ये, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर का हमें घर देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा जब हम किसकी बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो वेस्ट बंगाल 3 राज्यों के साथ, 3 कंट्रीज के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। उसमें से एक नाम आप याद रखेंगे नेपाल, एक आप याद रखेंगे कौन सा आ गया आपके पास, भूटान, और एक किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, वेस्ट बंगाल की, ठीक है। जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल के साथ एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी हमें देखने को मिलती है जिसका नाम क्या आता है, बे ऑफ बंगाल। तो अभी मैं सुबह पढ़ रही थी, वहां क्वेश्चन था जो बे ऑफ बंगाल है वो किन किन 3 राज्यों को किन किन 3 कंट्रीज को कवर कर रहा है। तो गौर करो, एक तो हमारा देश हो गया, एक कौन सा आ गया, बांग्लादेश आ गया, और थोड़ा सा इधर चलते हैं तो म्यांमार आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप यहां पर इसे क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक और हमारे पास करंट अफेयर यहां पर कवर हो जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगला देखते हैं। बिल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि इसके साथ जो जो चीज़ें बनती होंगी सब मैं आपको कराऊंगी और सारा इसको अच्छे तरीके से आप यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। बिल का नाम है बेटा इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, ठीक है। बात करते हैं, क्लियर करते हैं क्या कहना चाहता है, ठीक है, समझते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है बच्चे हमारे पास यहाँ पे, द्रौपदी मुर्मू। हम सबको पता है कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक उसमें किसके सिग्नेचर नहीं हो जाएंगे बच्चे, तो हमें याद रखना है किसके सिग्नेचर नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उसके अंदर नहीं हो जाएंगे, ठीक है। कहता है इन्होंने एसेंट मंजूरी दे दी है किसको, इमिग्रेशन और फॉरेनर बिल को, जो कि डील करता है, ध्यान देना, जो कि डील करता है किससे, कि फॉरेनर इमिग्रेशन एंड वाज सब्सिक्वेंटली नोटिफाइड थ्रू अ गैजेट नोटिफिकेशन एंड विद दिस द बिल हैज नाउ बिकम अ न्यू लॉ, ठीक है। अब समझते हैं कि बिल कहना क्या चाहता है। पहले हमें यह समझ में आ गया कि बिल का नाम क्या है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, ठीक है। गौर करते हैं, ध्यान से समझते हैं। कहता है ये 4 बिल्स को क्या करता है, रिपील करता है। ध्यान देने वाली बात है, अंग्रेजों के 4 ऐसे बिल थे बेटा जो कि किससे डील करते थे, फॉरेनर से डील करते थे, उनको ये बिल क्या करता है, रिपील करता है। ध्यान देते हैं क्या क्या है। पहले वाले का नाम था फॉरेनर एक्ट, ध्यान देना, फॉरेनर एक्ट कब का, 1946 का। जरा ईयर्स पे गौर करना, फिर समझाती हूं आपको। सेकंड कहता है पासपोर्ट एंट्री एक्ट कब का, 1920 का। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन फॉरेनर्स एक्ट कब आएगा, 1939। और उसके अलावा इमिग्रेशन कैरियर्स एंड लाइबिलिटी सन 2000 का, ठीक है। चलो सन 2000 तक तो हम बहुत आज़ादी जुदी कर रहे थे। जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो गौर करो 1920 के आसपास, गौर करना, वर्ल्ड वॉर 1 होकर हटी थी 1914 से 1918। जब आप सेकंड वाले की बात
करते हैं तो 1939 से लेके 45 तक कौन सी वॉर हुई है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे पास होकर हटी थी। ठीक है, तो बोलने का मतलब है ब्रिटिश इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अंग्रेजों ने ऐसे कानूनों का यूज करा था। ठीक है, याद करो, आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर गदर पार्टी पढ़ते हैं। ठीक है, जो गदर पार्टी है बेटा, गदर पार्टी के लोग जब वहां से आ रहे थे तो उनको भी तो रिस्ट्रिक्ट करा था। यहां से कामागाटा मारू वाली शिप गई थी तो उनको भी तो रोका था। तो वही हम उसी के बारे में बात, मतलब उनसे मिलता जुलता बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम पीरियड पे ऐसे एक्ट लाए गए थे ताकि ब्रिटिश इंडिया पे कोई हमला, कोई भी कुछ यहाँ पर ना हो सके। ठीक है, अब ब्रिटिश इंडिया को थोड़ी देर के लिए साइड करो, अब आओ इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो इंडिया में क्या कर रहा है बच्चे? कहता है कि जो भी इंडिया की बाउंड्री है, अब हम गौर करेंगे, इंडिया की जो भी क्या है अपने पास बाउंड्री है, उस बाउंड्री की सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब इस बिल की अगर हम बात करें, इस बिल का मेन एम क्या है बच्चे? तो इस बिल का मेन एम है कि इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए, लीगल कॉम्प्रिहेंसिव पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि हम किसे कंट्रोल कर सकें? जो बाहर से आने वाले फॉरेनर्स हैं उन्हें क्या कर सके, हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकें। क्लियर हो गया आपके पास? अगला कहता है इसके बारे में, और अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब हमें किसकी जरूरत नहीं है बच्चे? अंग्रेजी लॉज की जरूरत थोड़ी है। हम आज़ाद नहीं हो गए, आज़ाद हो गए, हम सोवेरियन है, हम प्रियम्बल के अंदर पढ़ते हैं, हम सोवेरियन है, तो हम अपने डिसीजन खुद भी तो ले सकते हैं यार। ये क्लियर हो गया आपके पास? अब क्या कहता है, देखो, कहता है द एक्ट हैज स्पेसिफाइड दैट एनी फॉरेनर, कोई भी फॉरेनर जो कि क्या है, थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, सोवेरेनिटी और द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया will not be allowed in the country or be denied the permission to stay in India। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो हमारे लिए क्या है, थ्रेट है। अब बेटा देखो, जैसे 26/11 का अटैक देखो तुम लोग। ठीक है, 26/11 के अटैक में ताज होटल में घुस जाना उन लोगों का और इस तरीके से क्या करना, अटैक करना। ठीक है, और भी बहुत सारे थ्रेट रहे, और भी बहुत सारे ऐसे कांड है भारतीय इतिहास के, मतलब आज़ादी के बाद के, जिसमें हमने बाहरी लोगों का बहुत अच्छे तरीके से सत्कार नमस्कार करा और फिर उन्होंने यहाँ पर आगे बम फोड़े। ठीक है, तो बोलने का मतलब है बेटा कि हमें अपनी बाउंड्री को हमें क्या करना है, उसको पूरा का पूरा बचाना है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? अब समझो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो क्या करेगा, जो बाहर से आएगा, अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या कहता है? कहता है एज पर द एक्ट, ध्यान देना, इस नए एक्ट के अकॉर्डिंग foreigners on their arrival in India are required to registered with a registration officer। तो ध्यान देंगे, एक नया ऑफिस बनाया जाएगा, उस ऑफिस का नाम होगा ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या नाम होगा उसका? ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन। वहाँ पर बैठेगा कौन? एक रजिस्ट्रार ऑफिसर। इस तरीके से बहुत सारे लोग बैठेंगे और वहाँ पर आपको अपना पूरी पहचान देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको थंब प्रिंट, आपका बायोमेट्रिक, ठीक है, आपके सिग्नेचर, ठीक है, आप पासपोर्ट, आप कितने टाइम के लिए आए, ये सब चीज़ें आपको किसको बतानी होंगी? ये रजिस्ट्रार ऑफिस को आपको बतानी होंगी। ठीक है, जो किसकी बात कर रहे हैं? जो फॉरेनर कहाँ से कहाँ को आएगा, कहीं और से इंडिया में एंटर करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ठीक है, देखिए, हिमाचल में एक जगह आती है जिसका नाम आपके पास आई थिंक कसोल आता है। कसोल में इजरायली सबसे ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा इजरायली आते हैं, जहाँ पे नशा पत्ता भी बहुत खुला चलता है उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो जब हम उन एरियाज़ की बात करते हैं, है तो बेटा थ्रेट ही ना। जब आप हमारे देश में आके क्या कर रहे हैं, जब आप हमारे देश में आकर ये नशा पत्ता जो भी है यार, ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर कवर की जाएंगी। ठीक है, तो बोलने का मतलब हो गया, जो कमिश्नर होगा आपको उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, आप उसे अपनी एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम सब प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ आप कहाँ कहाँ मूव करेंगे ये भी बताया जाएगा, लोकेशंस भी डिसाइड की जाएंगी आपकी, और अगर लगा कि क्या कर सकते हैं आप, खतरा है, तो आपको क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप गौर करें बच्चे, तो इंडिया की जो ये वाली बेल्ट है, ठीक है, अब हम ये वाली बेल्ट बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम वाली जो बेल्ट आती है, इस वाली में थ्रेट ज़्यादा रहा है। अगर आपको गौर करा होगा तो थ्रेट यहाँ पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी इमिग्रेंट कह सकते हैं आप यहाँ पे, या बांग्लादेशी माइग्रेंट कह सकते हैं, या आप कह लो म्यांमार वाले कह लो, या रोहिंग्यास कह लो, ये सब कभी ना कभी कहाँ पर एंट्री दे चुके हैं, इंडिया में, और आज इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, और हो सकता
सकता है, देखो हम ये नहीं कह रहे कि वो लोग टेररिस्ट हैं, पर बोलने का मतलब है कि उनसे थ्रेट कल को हो सकता है, या उनके देखा देखी ऐसे और भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं जो अनवांटेड हैं, अनहेल्दी हैं, किसके लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, अब एक और बात सुनो, ठीक है, आप एक बार एंटर कर गए यहाँ पे, आपने एंट्री दे दी। अब इसके बाद बच्चे, ये तो बायोमेट्रिक तो चेक होना ही होना है, उसके बाद आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके पास सब कुछ चेक किया जाएगा। तो बोलने का मतलब है आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, क्या पता आप कोई वायरस लेकर यहाँ पर आ रहे हो, ठीक है, या फिर आप HIV पॉजिटिव तो नहीं है, मतलब ऐसी कोई भी घातक बीमारी जो कल को हमारे देश के नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कहता है इसके बाद का, it also contains certain provision which may restrict their movement, name, चेंजेस एंड एक्सेस टू प्रोटेक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। ठीक है, ज़्यादा करके बच्चे ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारे, ये किसके लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, अपने नेचर को लेकर, अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर। ठीक है, तो वहाँ पे भी जहाँ जहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ प्रोटेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल यूटी है अपने पास, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो सरकार डिसाइड करेगी कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। कहता है द एक्ट हैज़ प्रोविजन, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो अगर आप मान लो कोई वैलिड पासपोर्ट के बिना यहाँ पर आगे, कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको 5 सालों की क्या हो सकती है बच्चा, जेल हो सकती है, और 5 लाख तक का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है, या हो सकता है दोनों ही आपको हो जाए। ठीक है, तो 5 लाख भी गए और 5 सालों की जेल भी कहाँ पर हो गई, आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास एक बिल जिसका नाम क्या था बच्चे, जिसका नाम था इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी अभी अभी 2 जगह विजिट में गए थे। तो एक कहाँ विजिट किया उन्होंने, थाईलैंड पे विजिट किया था, और एक विजिट करा उन्होंने श्रीलंका पे। ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो जो श्रीलंका वाली विजिट है वो हम वहाँ पढ़ लेते हैं, पर थाईलैंड वाली विजिट को हम यहाँ पर पूरे तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, गौर करते हैं। कहता है थाईलैंड जो कि करंटली चेयर कर रहा है किसको बच्चे, 6वीं समिट को। 6 समिट किसकी बच्चे, 6 समिट होने वाली है किसकी, यहाँ पे बिम्स्टेक नेशंस की। तो गौर करेंगे, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो कि कहाँ पर है बच्चे, बैंकॉक में इसकी यहाँ पर मीटिंग हो रही है। ठीक है, कहता है थीम क्या थी, प्रॉस्परस रेजिलिएंट एंड ओपन बिम्स्टेक। याद करो बच्चे, बे ऑफ बंगाल, मैंने अभी आपको वेस्ट बंगाल वाली न्यूज़ के साथ भी समझाया। ठीक है, तो वो बे ऑफ बंगाल वाला सारे रीजन की यहाँ पर बात की जा रही है। कहता है इस समिट को चेयर कौन करेगा, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर सहीना वात्रा करके आप याद रखेंगे। इंडिया से कौन गया है, तो इंडिया से हमारे मोदी गए हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इसका आउटकम रहेगा, तो इसका आउटकम है कि बिम्स्टेक बैंकॉक विजन है हमारा 2030 तक, और कहता है ये पहला विजन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बिम्स्टेक प्लान बनाएंगे पूरे के पूरे कब तक, 2030 तक। ठीक है, तो सीधी सीधी बात यहाँ पे आ गई, सीधी सीधी न्यूज़ आ गई हमारे पास कि बिम्स्टेक को हेड करने कौन गए थे, मोदी गए थे, और यहाँ पर हम और भी बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने की बात करेंगे। ठीक है, कहता है पीएम मोदी प्रपोज्ड 21 पॉइंट एक्शन प्लान एट द बिम्स्टेक समिट एमिंग टू एनहांस एंगेजमेंट एंड कॉपरेशन इसके मेंबर नेशंस पे। तो पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए था कि इसकी मेंबर नेशंस कौन कौन से हैं, तो ध्यान देते हैं, समझते हैं। ठीक है, नमोनिक याद रखेंगे, MBBS इन NIT, ठीक है, ऐसे याद रखो, MBBS इन NIT, ताकि आपको बिम्स्टेक के मेंबर्स याद हो जाए। ठीक है, M से क्या आएगा बच्चे आपके पास यहाँ पे, म्यांमार। ठीक है, याद रखना है आपने, म्यांमार। B से क्या आ जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो आप याद रखेंगे, आ जाएगा भूटान, याद रखना है आपने। ठीक है, उसके अलावा S से क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास यहाँ पे, सिंगापुर, क्या ध्यान देना है आपने, सिंगापुर आ गया। उसके अलावा क्या बचा अब आपके पास, NIT रह गया आपके पास करने के लिए। ठीक है, अब NIT में कौन कौन आते हैं वो गौर करो। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके पास नेपाल, नेपाल के बाद कौन आ गया आपके पास, इंडिया।
और इंडिया के बाद कौन सा आ गया आपके पास, थाईलैंड। ठीक है, तो अभी हेड कौन कर रहा है, गौर करो कौन कर रहा है, अभी कर रहा है थाईलैंड। ठीक है, तो ये नमोनिक आप याद रखेंगे ताकि आपको याद रहे, ट्रिक याद रहे। ठीक है, अगला देखो क्या कहता है, कहता है इसी के साथ साथ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे वहां पर, और उसके साथ साथ हम यूपीआई की बात करेंगे। जितनी भी मेंबर नेशंस हैं, अब गौर करना, आप मुझे बताएंगे ऐसे कौन कौन से मेंबर्स हैं जिनके साथ ऑलरेडी हमारा यूपीआई सिस्टम वर्क कर रहा है या फिर चल रहा है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। कहता है इंडिया प्रपोज टू होस्ट बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीटिंग, कब बेटा, 2025 में, और उसके बाद हम पहले बिम्स्टेक गेम्स भी खेलेंगे, कब, 2027 पे, जब क्या होगी, इसकी 30वीं एनिवर्सरी हम मना रहे होंगे। कहता है बांग्लादेश इज अ फाउंडिंग मेंबर, तो बांग्लादेश ने किसे फाउंड करा था, बिम्स्टेक को। वैसे इसका पहले नाम बिस्टेक करके था। ठीक है, आप बिस्टेक करके याद रख लो, बिस्टेक करके इसका नाम था, जिसमें म्यांमार नहीं था, फिर म्यांमार बाद में ऐड हुआ, तो फिर इसका नाम बिम्स्टेक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहता है इसके सेक्रेटरेट मतलब इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ढाका बांग्लादेश। कब बनी थी ये बॉडी, तो आप याद रखेंगे 1997 को ये बॉडी बनी थी, और ध्यान देने वाली बात है मेंबर नेशंस कितने हैं, 7। ठीक है, और ध्यान रखना किस डिक्लेरेशन में बनी थी, तो बैंकॉक में इसका डिक्लेरेशन लिया गया था। मतलब बोलने का मतलब हो गया कि ऐसा कुछ होगा या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी बनेगी, ये कहाँ पे बात की गई थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर बात की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं। ठीक है, अगला फिर से जीआई टैग। ठीक है, गौर करना समझना। कहता है अमल सद चीकू, चीकू को क्या बोलते हैं हम, सपोडिला भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलता है, साउथ गुजरात में आपको देखने को मिलता है। ये पहला, ध्यान देना, ये पहला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है इस रीजन का जिसको क्या मिला है, जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, ये आपने सब कुछ बाकी पढ़ लिया है। कहता है ये तीसरा फ्रूट है कहाँ का बेटा, गुजरात का, जिसको क्या मिला है यहाँ पे, जीआई टैग मिला है। पहला किसको मिला था, गिर केसर मैंगो, और उसके बाद है कुची खारिक, क्या जाता है आपके पास, खजूर, इनको मिला था, और तीसरा किसे मिल चुका है, चीकू को। ठीक है, चलिए गुजरात के बारे में एक दो फैक्ट सीख लेते हैं। गुजरात कब बना है हमारे पास, 1 मई 1960 को क्या बना था हमारे पास, गुजरात बना था। गुजरात की जब भी हम बात करते हैं कैपिटल क्या आती है बच्चे यहाँ पे, तो आप याद रखेंगे गांधीनगर इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर एक सिटी आती है, सिटी का नाम क्या आता है आपके पास, सिटी का नाम आता है अहमदाबाद। ठीक है, क्या नाम आता है इसका, अहमदाबाद। और जब भी हम अहमदाबाद की बात करते हैं, इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें तो सूरत नाम की एक सिटी आती है, जो कि कौन सी नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे है। और जब भी हम सूरत की बात करेंगे, सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको हम, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी इसको हम यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, और याद करिए जीआई टैग अभी एक और चीज़ को मिला था, तो गुजरात की साड़ी थी, साड़ी का नाम क्या था, घर चोला, जो कि कच्छ रीजन की बहुत फेमस है, वहाँ पर इसको क्या दिया गया था, ये जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, और गुजरात के एटॉमिक पावर प्लांट का नाम क्या है बच्चे, ककरापारा। ठीक है, करा चुकी हूँ आपको, ककरापारा एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ का है बच्चे, गुजरात का, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला देखते हैं। वाकफ भी कह सकते हैं, या वक्फ, जो आपको आसान लगे वो आप इसे यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसको और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, इसने ऐसे ऐसे बिल बहुत बैंड बजाते हैं। ठीक है, जहाँ थोड़ा कम्युनिटी का आ जाता है वहाँ पंगा ही होता है। ठीक है, कहता है इसको भी प्रेसिडेंट का क्या मिल चुका है, एसेंट मिल चुका है। द बिल वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट आफ्टर 3 days इंटेंस डिबेट, रात को 1-1 बजे की डिबेट चलती रही है, 2-2 बजे तक, तो जाकर ये बिल पास हो चुका है। और अब इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में भी बात करते हैं और प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, समझते हैं, पहले बेसिक समझते हैं, फिर न्यूज़ पे आते हैं, ताकि हमें एक एक लाइन इसकी यहाँ पर क्या हो सके, क्लियर हो सके। ठीक है, आइए समझते हैं और क्लियर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं बच्चे। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है आपके पास, और क्या क्या इसके अंदर फैक्ट बनते हैं वो बात करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, मान लेते हैं ऐसे समझो,
हम यहाँ पर पढ़ते हैं पहले वाकफ का मतलब या वाफ का मतलब होता क्या है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। देखो क्या कहता है, कहता है अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये एक इस्लामिक कानून के हिसाब से, ध्यान देना, इस्लामिक कानून के हिसाब से अगर आप अपनी प्रॉपर्टी, ध्यान देना, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किस काम के लिए देना चाहते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी चैरिटेबल या सामाजिक या फिर आप रिलीजियस पर्पस के लिए अपनी प्रॉपर्टी क्या करना चाहते हैं, किसी मतलब इन सब कामों के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मतलब ऐसा समझो कि एक वर्ड समझो पहले, ठीक है, एक वर्ड समझो पहले, वाकिफ, ठीक है। आप यहाँ पे समझो इस वर्ड का मतलब, पहले वर्ड पढ़ते हैं वाकिफ क्या होता है, ठीक है। वाकिफ का मतलब हो गया, मैं एक इस्लामिक लड़की, इमेजिन कर लो, ठीक है, और मैंने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी जो मेरी संपत्ति थी, ठीक है, जो भी मेरी संपत्ति थी, मैंने उसको उठाकर किसको दे दिया, यहाँ पर मैंने उसे उठाकर दे दिया किसको, वाकफ बोर्ड को यहाँ पर क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। तो मैं कौन हुई बच्चे, मैं हुई वाकिफ। वाकिफ मतलब जिसने अपनी सारी प्रॉपर्टी त्याग दी है, किस चीज़ के लिए त्यागी है यहाँ पर, तो मैंने त्यागी है किस चीज़ के लिए, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, याद रखना। और कहता है एंड अदर यूज और सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इज प्रोहिबिटेड। क्या मतलब हुआ समझो, मतलब बोलने का मतलब है आसान भाषा में कि मैंने अपनी ज़मीन को, मतलब वाकिफ़ ने, वाकिफ़ कौन हुआ, मैं हुई, तो वाकिफ़ ने, मतलब वाकिफ़ ने कहा, मतलब मैं वाकिफ़ हूँ, मैंने कहा कि मेरे रहते हुए या मेरे मर जाने के बाद मैं इस प्रॉपर्टी को देना चाहता हूँ, पर मैं प्रॉपर्टी किस फील्ड में देना चाहता हूँ, ऐसे नहीं किसी को भी देके जाना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ चैरिटेबल, ध्यान देना है आपने, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए मैं इसको देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना कि किसी को अपनी ज़मीन का कोई लालच नहीं है, सबको पता है हमने छाती पे रख के तो ज़मीन लेके नहीं जानी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ज़मीन के टुकड़े को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई ये रखिए और इसका क्या यूज़ होगा, अब इसका चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए जिसके लिए आपको इसको यूज़ करना है आप यूज़ करिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब क्या कहता है, देखो कहता है इट मीन्स, गौर करो, दैट द ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज नाउ टेकन अवे फ्रॉम द पर्सन। मैं वाकिफ थी ना, मेरे से ले ली गई वहां पे प्रॉपर्टी, अब वो किसके पास चली गई है, मेकिंग वाकफ। तो वाकफ आप ऐसा कह लो, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कह लो, एंड ट्रांसफर्ड एंड डिटेन्ड बाय अल्लाह। किसके पास आ गई है वो, अब वो आ चुकी है किसके पास, अल्लाह के पास है। तो बोलने का मतलब है आपने अपनी जो भी ज़मीन क्या करी यहाँ पर दे दी, यहाँ पे जो भी आपने अपनी ज़मीन दे दी, चाहे वो अपने रिलीजियस पर्पस या फिर जिस भी पर्पस से दी थी, वो अब किसकी बन चुकी है, वो ज़मीन बन चुकी है अल्लाह की। तो पहले ये समझो, पहले, ठीक है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी था। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या खराबी है, इसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक है। तो बोलने का मतलब है इसमें तो कोई खराबी हमें दिख ही नहीं रही है, ठीक है, तो फिर इसमें इतनी डिबेट क्यों चल रही थी। अब समझते हैं क्या बात हुई है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या ऐसा कहीं पर कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है, तो गौर करने वाली बात है, कुरान में ऐसा कहेंगे डायरेक्टली वाकफ के बारे में तो नहीं लिखा हुआ है, हाँ, पर आप ऐसा समझ सकते हैं इनडायरेक्टली इसके अंदर यहाँ पर मेंशन्ड है, इसके अंदर मेंशन्ड है, मतलब इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, कुरान के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, वहाँ पर लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि आप अगर अच्छाई की राह पर चलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप तब तक नहीं चल पाएंगे जब तक आप अपनी मन पसंदीदा चीज़ को क्या नहीं कर देते हैं, डोनेट नहीं कर देते हैं, ठीक है। और जब आपके पास जो भी है और जब भी वो आपको क्या, जब भी आप उस चीज़ को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, तो अल्लाह को पता है कि वो आपके लिए क्या चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब है डोनेशन हमारे धर्मों में भी है और इनके धर्मों में भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो वाफ का कंसेप्ट क्या, कुरान, मतलब कुरान में तो चलो डायरेक्टली मेंशन नहीं है पर इनडायरेक्टली है, ठीक है। तो पहली बार जब याद करो मोहम्मद गौरी, गजनी, ये सब बातें हैं, ठीक है। चलो गजनी तो फिर चला भी गया ना, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। तो मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड से भारत में क्या रखी जा रही है, एक प्रॉपर्टी रखी जा रही है जिसे क्या कहते हैं, जिसे वाकफ या वाकफ भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। तो बोलने का मतलब है ये आज का कंसेप्ट नहीं है बेटा, ये आज का कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसके साथ एक छोटी सी स्टोरी भी है। वो स्टोरी कहती है बच्चे कि एक बारी कोई ज्यू व्यक्ति था, ज्यू एक धर्म होता है, उसका एक व्यक्ति था, वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब से मिला और उसने उनको मतलब उस व्यक्ति ने उनको कहा कि मैं मेरे पास 600 खजूर के पेड़ है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरे मरने के बाद, ठीक है, मतलब मैं जब भी मर जाऊँ तो आप इसका प्रयोग करें, मतलब आप इसका यूज़ करें जहाँ जहाँ आप इसका यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट मोहम्मद को वादा वुदा करने के बाद ये ज्यू व्यक्ति क्या कर गया, मर गया, कुछ 4 महीनों के बाद ये मर गया। और इसके मरने के बाद, तो ध्यान देंगे, इनके मरने के बाद
प्रॉफिट मोहम्मद ने, ठीक है, उस ज़मीन का यूज़ करा। और उसका यूज़ कैसे करा? जो मदीना के लोग थे, ध्यान देना, जो मक्का मदीना के लोग थे, उनकी डेवलपमेंट, उनके लिए क्या किया गया? मदद, मतलब उनके लिए इसको यूज़ किया गया, ठीक है। तो कोई बुराई नहीं है, मतलब बोलने का मतलब हो गया कि आपने क्या कर दी है? प्रॉपर्टी चैरिटेबल पर्पस के लिए दे दी है, चाहे फिर आपने अल्लाह के नाम पे दी हो। तो कहता है वंस द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू अल्लाह, द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टेकन बैक फ्रॉम अल्लाह। तो आप भगवान से वापस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वंस अ प्रॉपर्टी बिकम वाकफ इट विल ऑलवेज स्टे वाकफ एंड मेकिंग इट इररिवोकेबल। मतलब आपकी प्रॉपर्टी गई तो फिर गई, ठीक है। अब समझो, मान लो मैंने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी? दान में दे दी, ठीक है। मतलब दान बोलने का मतलब है वाकफ करवा दी, ठीक है। अब मान लो मेरा कोई कल को क्लेम करता है ज़मीन को लेकर, ठीक है। या फिर मान लो मैं सुबह उठी और मैं अपनी ज़मीन को देख रही हूँ कि यार मैंने सुबह ये ज़मीन बेचनी है। अब मैं वाकफ में नहीं दे रही, मैं कहीं बेच रही हूँ इसको, ठीक है। पर मुझे पता लगे, बेचने के साथ साथ मुझे पता लगे कि मेरी ज़मीन तो वाकफ बोर्ड के अंदर आती है। तो वाकफ बोर्ड के लिए बेटा आप लड़ नहीं सकते हैं कहीं पर भी। आपको इन्हीं का, जैसे आज मेरा आपका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाए तो हमारे पास कोर्ट बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोर्ट में तो आप जा ही नहीं सकते। आपको सब कुछ कहाँ करवाना पड़ेगा? एक वाकफ करके बोर्ड है पूरा, उसका ट्रिब्यूनल है पूरा का पूरा, आप वहाँ पर सारा का सारा मैटर क्या करेंगे बच्चा? सॉल्व करवाएंगे। और याद रखना प्रॉपर्टी वापस नहीं आएगी, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब क्या कहता है? वाकफ के अंदर ऐसी बहुत सारी ज़मीनें हैं बेटा जिनमें स्कूल बनाए गए हैं, जिसमें ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान आपको देखने को मिलते हैं, कॉलेजेस हैं जिसके अंदर हॉस्पिटल बनाए गए हैं, सराएं बनाई गई हैं। तो इसका यूज़ भी प्रॉपर तरीके से किया गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर आपको भी पता है हर चीज़ के अंदर क्या जाता है? धीरे धीरे करके करप्शन आ जाता है, ठीक है। अब उसी करप्शन के चक्कर में यहाँ पे सरकारों ने क्या करा है? इस बिल के अंदर क्या कर दिया है बच्चे? अमेंडमेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पहले समझना था कि क्या कर दिया गया, इसके अंदर क्या कर दिया गया? अमेंडमेंट कर दिया गया, ठीक है। अब एक पॉइंट और समझो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट वाकफ होल्डिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। ध्यान देना, अब ये इंडिया में ही नहीं है वाकफ बोर्ड, और भी है बेटा, तुर्की इन सब में बहुत सारा है, ठीक है। इनमें भी बोर्ड्स बने हुए। कहता है फर्दर वाकफ बोर्ड इज द लार्जेस्ट लैंड ओनर, जमीन के मामले में ये तीसरा बड़ा ओनर है। मतलब जमीन है इसके पास इतनी ज्यादा, क्योंकि पहली किसके पास है इंडिया में? आर्म्ड फोर्सेस के पास, और दूसरी किसके पास है? इंडियन रेलवेज के पास है, क्योंकि रेलवे चैनल बन रहा है, आर्मी हमारी है। तो उसके अलावा तीसरी ज्यादा जमीनें किसके पास है? तो वाकफ बोर्ड के पास है। ये बड़ी जानने वाली बात है। और लगभग 8 लाख से ज्यादा कह सकते हैं आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं इनके पास। तो इतनी प्रॉपर्टी कैसे आ गई, ठीक है, ये डाउट हुआ। और इसी के ऊपर क्या कर दिया गया? अमेंडमेंट कर दिया गया, ठीक है। और याद रखना बच्चे, जब महात्मा गांधी भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब महात्मा गांधी भी क्या चला रहे थे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे। तो उस टाइम पीरियड पे भी जब वो कह रहे थे नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस खुलेंगे, तो बेटा जब नेशनल स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे तो नेशनल स्कूल और कॉलेजेस के लिए भी तो ज़मीनें लगेंगी ना। तब भी इन वाकफ बोर्ड वालों ने क्या दी थी? ज़मीनें दी थी। तो बोलने का मतलब है ये आज का कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराना कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया सबके पास? आई थिंक आपको यहाँ तक थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं और इसे और क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए समय समय पर एक्ट बनते रहे, जैसे 1913 का एक्ट हो गया, 1923 का एक्ट हो गया। तो गौर करो, आज़ादी से पहले की हम यहाँ पे सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1954 का एक्ट हो गया आपके पास यहाँ पे। उसके बाद फिर इसके बाद आपके पास आ गया 1995 का एक्ट आ गया। और ये जो दो हैं ये तो चलो अंग्रेज़ों ने लेकर आया था, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को तो तुम छोड़ दो, पर उसके बाद की अगर आप बात करें तो आज़ाद भारत के बाद इस वाकफ बोर्ड को और सेंट्रलाइज और प्रॉपर तरीके से चलवाने का काम करा था नेहरू गवर्नमेंट ने। और नेहरू के बाद नरसिम्हा गवर्नमेंट ने भी इसे और सेंट्रलाइज करा था। पर आपको भी पता है बच्चे, हर चीज़ के अंदर करप्शन आ जाता है। और अब इसी करप्शन में क्या मतलब इस बोर्ड के अंदर और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ जाए, इसके लिए इसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया है, ठीक है। तो कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाकिफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 किसे किसे अमेंड करता है? 1995 टू रिड्रेस द इशू एंड चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग वाकफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पर बात कर रहा है, ठीक है। कहता है द अमेंडमेंट बिल सीक्स टू इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वाकफ प्रॉपर्टीज इन
इंडिया। ठीक है, तो सीधा सीधा करंट अफेयर है और कोई इसमें घुमाने वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखते हैं, वाकफ कह सकते हैं, या किस किस स्टेट का सबसे ज़्यादा शेयर है किसमें, वाकफ में, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले किसका है बच्चे, उत्तर प्रदेश का। कितना परसेंट है, 27%। उसके अलावा सेकंड किसका आता है, वेस्ट बंगाल, 9%। फिर किसका आता है, पंजाब, और पंजाब का भी कितना आता है बच्चे, 9%, आप याद रखेंगे। और ऐसे बहुत सारा है, ये आप इसके साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बिल थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। जितना हमारे काम का है बच्चे उतना ही पढ़िए, आप बाकी कंट्रोवर्सी में मत पढ़िए। ठीक है, हमारी कंट्रोवर्सी किसी काम की नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर क्या कहता है इसके बारे में समझ लेते हैं। कहता है 1 स्टेट और 1 RRB। ठीक है, एक राज्य, हर एक राज्य के अंदर एक ही रीजनल रूरल बैंक होगा। तो पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि रीजनल रूरल बैंक होते क्या है, पहले तो ये समझते हैं ताकि हमें समझ में आए कि रीजनल रूरल बैंक होते क्या हैं। ठीक है, तो ध्यान देते हैं बच्चे, ये गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए एक शेड्यूल बैंक होते हैं जो हर जगह पे मतलब ऐसे समझ लो, हर राज्य के अंदर जितने भी रीजन्स हैं उनके अंदर ये क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनको कौन से एक्ट के अंदर लाया गया था, तो आरआरबी एक्ट आया था 1976 का। इसके अंदर इसको क्या किया गया था बच्चे, इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर हो गया। इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था कि रूरल एरियाज़ में क्या प्रोवाइड किया जाए बच्चे, रूरल एरियाज़ में पैसे बोलने का मतलब हो गया क्रेडिट, लोन उनको प्रोवाइड किया जा सके। उसके अलावा अगर हम बात करें, कोई छोटा और कोई मार्जिनल फार्मर है उसकी मदद हो सके, कोई एग्रीकल्चरल लेबरर है उसकी मदद यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो सके। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आर्टिशन हो गए, कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर हो गया, इन सबको क्या मिल सके, मदद मिल सके। ठीक है, तो अब क्या करने जा रही है सरकार, तो आप गौर करेंगे अब क्या करने जा रही है, अब कह रही है द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, इसने कहा है कि एक स्टेट में एक आरआरबी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो 26 रीजनल रूरल बैंक है 11 राज्यों के अंदर, विच इंक्लूड 10 स्टेट और 1 यूटी में, उनको क्या कर दिया जाएगा इफेक्टिव, और कितने हो जाएंगे, मतलब कब से लागू होगा ये, 1 मई 2025 से। अमंग स्टेट दैट विल सी कंसोलिडेशन ऑफ आरआरबीज इंक्लूड आंध्र प्रदेश, जिसके पास ज्यादा आरआरबी है, फिर यूपी आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, और उसके इन सब में तो दो है, चलो यहाँ तो कंसोलिडेट करना आसान रहेगा, पर बाकी जगहों पर भी कंसोलिडेट किया जाएगा। कहता है ये जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है ये कब इनिशिएट की गई है बच्चे, तो इसकी बात की गई थी 2005 में, एक कमेटी आई थी, कमेटी का नाम था डॉक्टर व्यास कमेटी, और उसके बाद अब इसको यहाँ पर लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन से आरआरबी आए थे, तो आप याद रखेंगे इसका आंसर होगा नरसिम्हा। ठीक है, क्या आंसर होगा बच्चे इसका, तो नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन से ये सारे के सारे यहाँ पर बने थे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला आरआरबी कब और कहां पर बना था, तो गौर करने वाली बात है, पहला जो सबसे पहला हमारे पास क्या बना था, रीजनल रूरल बैंक बना था, वो कहां पर बना था बच्चे, तो आप याद रखेंगे यूपी में बना था, और उसका नाम क्या था, प्रथम बैंक। क्या नाम था बच्चे उसका, प्रथम बैंक। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और जब हम प्रथम बैंक की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1975 को हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कब हुआ था इसका उद्घाटन, तो आप याद रखेंगे 1975 को इसका उद्घाटन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या करंट अफेयर है समझते हैं। अगला कहता है इंडिया का फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज मतलब नेवी, आर्मी, अपने पास क्या आ गया, एयरफोर्स, इनका एक सेलिंग एक्सपीडिशन हुआ है। कहाँ से, तो समुद्र परिदक्षिणा इसे कहा जाता है, जिसके अंदर जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ है कहाँ से, कोलाबा कहाँ पर आता है, मुंबई से। दिस इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट, पहले तो जेंडर पैरिटी करना है कि ऐसा नहीं है कि सेलिंग के लिए कौन जा सकते हैं, मेल ही जा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे किसकी बात की गई है, फीमेल्स की भी बात यहाँ पर की गई है।
उसके बाद कहता है बच्चे आपके पास यहाँ पर अगला कहता है यहाँ पे नारी शक्ति को बढ़ाना है, ये सब पता ही है हमें। कहता है इस एक्सपीडिशन में कितने दिनों का वोयेज रहेगा, 55 दिनों का। कहाँ से कहाँ जाना है, मुंबई से सेचलिस, उसके बाद यहाँ से होते हुए, और शिप का नाम क्या है आपके पास, या वेसल का नाम क्या है, त्रिवेणी। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इसमें करने के लिए, बस इतना सा काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स 12 मेंबर ऑल वुमेन क्रू। कौन कौन है आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आता है, अगला आता है स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप। किसे मिला ये अवार्ड, तो आप गौर करते हैं ये मिला है मुंबई बेस्ड टाटा स्टील लिमिटेड को। गौर करना किसे मिला है, मुंबई बेस्ड टाटा स्टील लिमिटेड को मिला है। और ये कहाँ पर हुआ है इवेंट, पूरा का पूरा ब्रुसेल जर्मनी में, ब्रुसेल बेल्जियम में ये हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ आपके पास। अब अगर हम स्टील की बात करते हैं, कहता है उसके बाद ये चलो छोड़ो, ये हमें इतना नहीं काम का है, बस हमें इतना याद रखना है कि किसे दिया गया है, ठीक है। जब भी हम स्टील की बात करते हैं बच्चे, ठीक है, जब भी हम स्टील की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे पहले जो स्टील प्लांट ओपन किया गया था, या फिर आप आयरन स्टील भी कह सकते हैं, जो ओपन किया गया था वो कब किया गया था बच्चे, 1907 में। और कहाँ पर किया गया था, जमशेदपुर में, ठीक है। और आज प्रेजेंट डे जमशेदपुर कहाँ पर आता है, तो झारखंड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्टील का जो पहला काम है वो कहाँ से शुरू किया गया था, झारखंड जमशेदपुर से। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हम थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं, किसके बच्चे, आयरन एंड स्टील के। याद रखना है आपने, या स्टील के भी आप कह सकते हैं। जैसे पहले नंबर पे चाइना चलता है, यूएसए चलता है, और तीसरे नंबर पे हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला कौन सा सेक्शन आता है आपके पास, इंटरनेशनल, और इसके बारे में बात यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो 11th ब्रिक्स मीटिंग है, ध्यान से सुनना, मीटिंग तो हो गई है ना, मीटिंग तो होनी है अभी कहाँ पर होनी है, 2025 वाली कहाँ पर होनी है, ब्राजील में होनी है, तो हम सबको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है वो समझो पहले। कहता है 11वीं ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, पर किस चीज में हो रही है, एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की हो रही है। और कहां पर हो रही है, ब्रासीलिया, ये कहां पर आता है, ब्राजील में ही ये मीटिंग हो रही है, ठीक है। क्या एम होगा, कहता है इंडिया जोर दे रहा है किस पे, ताकि जितने भी ब्रिक्स नेशंस हैं वो कलेक्टिवली इकट्ठे हुए, लीडरशिप संभाले, और हम लोग क्या चेंज कर सके, क्या अचीव करें, यहाँ पे हम क्लाइमेट एजेंडा लेकर आए, कब तक का, 2030 तक का। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं, वो अलग है, ध्यान रखना, ठीक है, वो अलग है, तो आप याद रखेंगे ये अलग है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें इसी के अंदर एक प्रोग्राम भी चल रहा है जिसका नाम है बाकू से लेके बेलम तक, ठीक है। बाकू से बेलम रोड मैप भी इसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, बाकू से बेलम रोड मैप भी इसे यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। बाकू क्या है बेटा, अगर आपको याद होगा तो बाकू में सीओपी कौन सी वाली हुई थी, 29, ठीक है। अब सीओपी 30 कहाँ पर होने वाली है, तो सीओपी 30 होने वाली है बेलम में। बेलम कहाँ पर आ गया, ब्राज़ील। और बाकू किसकी राजधानी है, अजरबैजान की। तो ये रोड मैप पूरा का पूरा है, और इसी रोड मैप के अंदर ये 2030 का जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा है, इसे फुलफिल करने की बात की जा रही थी, ठीक है। क्लियर हो गया सबके पास, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल बेटा देखो, क्योंकि जितनी भी सीओपी हो रही हैं ये आपको पहले पता होनी चाहिए किस जगह पर हो रही है प्रॉपर तरीके से, और ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती हैं, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि देखो बेटा सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है, हम वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या बोल रहा है और किस तरीके से क्या क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो आप गौर रखेंगे इसको, और अपने तरीके से इसको पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे पहुंचते हैं कि क्या यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला कहता है हंगरी ने अनाउंस कर दिया है कि वो आईसीसी को छोड़ रहा है, ठीक है। गौर करते हैं क्या करंट अफेयर है, समझते हैं। कहता है जो गवर्नमेंट है हंगरी की, उसने अनाउंस कर दिया कि वो विड्रॉ करने जा रहा है किससे बच्चे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। ध्यान देना, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेग, नीदरलैंड पे, ठीक है। क्या हुआ है, ये डिसीजन तब लिया गया जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, जिनका नाम क्या था, बेंजामिन, आप याद रखो, ये कहां पर
पर आए थे? हंगरी में, ठीक है। हंगरी इसका पार्ट बना था आईसीसी का कब? 1999 में, एक रोम में ये सारा का सारा एग्रीमेंट हुआ था, वहां पर बना था। और अब ये ऐसा पहला यूरोपियन यूनियन बनेगा या यूरोपियन यूनियन कंट्री बनेगी जो क्या करेगी? इसे छोड़ देगी, ठीक है। क्लियर हो गया? कहता है इसके लिए हंगरी को एक रिटन नोटिस देना होगा। किसको बच्चे? एंटोनियो गुटरेस को। ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, एंटोनियो गुटरेस कौन है? यूएन के कौन है? ये आपके पास चीफ या हेड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहता है द विड्रॉल ऑफ अ स्टेट फ्रॉम आईसीसी बिकम इफेक्टिव 1 ईयर आफ्टर द सबमिशन ऑफ द फॉर्मल रिटन लेटर। तो आप लेटर लिखेंगे, फिर सारा काम होएगा। टिल मार्च 2025 ओनली ब्रुंडी एंड आपके पास फिलीपींस हैव ऑफिशियली विड्रॉन द आईसीसी, ठीक है। तो इन्होंने भी छोड़ दिया था। अब रीजन समझते हैं क्या है। रीजन कहता है बच्चे, नवंबर 2024 में आईसीसी ने एक अरेस्ट वारंट इशू करा था। किसके खिलाफ बच्चे? बेंजामिन के खिलाफ। और उनके ऊपर चार्ज लगाए थे किस चीज के लेकर? कि भैया गाजा में जो क्राइम हो रहे हैं वो आपकी वजह से हो रहे हैं। ये जो चार्ज थे ये किससे लिंक थे? इजराइल की मिलिट्री एक्शन जो कि गाजा पैलेस्टाइन में चल ही रहा था, आपके पास, आपको पता ही है इसके बारे में। कहता है जिसमें कितने लोग मरे थे बेटा? 1200 लोग मरे थे और 250 लोगों को हॉस्टेज अपना बंदी भी बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया? रिस्पॉन्स तो इजराइल ने भी करा। इजराइल लॉन्च अ लार्ज स्केल ऑफेंसिव इन गाजा जिसमें 50,000 लोग मर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो एज अ मेंबर ऑफ आईसीसी हंगरी इज सपोज टू फॉलो इट्स डिसीजन। अब इसके डिसीजन तो फॉलो करने पड़ेंगे और इंक्लूडिंग अरेस्टिंग पीपल विद आईसीसी वारंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो पीएम है हंगरी के वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इजराइल को। और वो कह रहे हैं stated that Hungary will not arrest Israeli PM, क्या नाम है इनका, और इसकी वजह से वो किससे रिजाइन दे देगा? आईसीसी से रिजाइन दे देगा, ठीक है। आईसीसी एक वर्ल्ड की, ध्यान देना, पहली परमानेंट कोर्ट है जो कि किसी मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? प्रोसिक्यूट कर सकती है इंडिविजुअल को फॉर जेनोसाइड। जेनोसाइड मतलब भारी पैमाने पे मैसेकर, उसके बाद क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, एग्रेशन, इन सब के खिलाफ। और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? हेग, नीदरलैंड में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये बॉडी आईसीसी बनी कब थी? तो 1998 की बात है जब ये बॉडी हमारे पास बनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताया था मैंने आपको कि पीएम मोदी कहाँ गए हैं? थाईलैंड एंड श्रीलंका गए हुए हैं, ठीक है। श्रीलंका की जब आप बात करते हैं, अब यहाँ पर आइए, ठीक है, ये पॉइंट हमें याद करने वाला है। थाईलैंड वाला तो बेटा बिम्स्टेक वाला आ गया ना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया, ठीक है। थाईलैंड वाला तो बिम्स्टेक वाला था, याद रखना। और अब ये वाला आता है, ठीक है। तो यहाँ पर गए थे, 2 दिन का विजिट था। और कौन बनी है वहाँ पर प्रेसिडेंट? तो अनुराग कुमार दिशियांके। आपको अगर याद होगा तो प्रेसिडेंट और पीएम दोनों फीमेल है वहाँ पर, ठीक है। तो तब ये गए थे वहाँ पर और तभी इनको वहाँ पर एक अवार्ड भी दिया गया। क्या नाम है इसका? मित्र विभूषण। जो मित्र विभूषण है बच्चे वो किसे दिया जाता है? वो किसी भी फॉरेन लीडर को वहां पर दिया जाता है, ठीक है। आप ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे हम भारत रत्न देते हैं तो वैसे वहां पे मित्र विभूषण दिया जाता है, ठीक है। मित्र विभूषण के अंदर एक धर्म चक्र बना है। अब गौर करो, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन आज के नहीं है, हमारे कदम तब से हैं जब बुद्धिज्म कहां पर गया था? इंडिया से बाहर, और कहां पहुंचा था? श्रीलंका में पहुंचा था, ठीक है। तो तब से हमारे टाई अप है और इस मित्र विभूषण के अंदर एक धर्म चक्र दिया जाएगा और नवरत्न वगैरह वगैरह ये सारी चीजें दी जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, यूएन ने इलेक्ट करा है इंडिया को बाय एक्लामेशन टू ISAR। गौर करते हैं क्या न्यूज़ है, इसके साथ क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। आइए, कहता है बच्चे, द परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन अनाउंस्ड दैट इंडिया को क्या किया जाएगा? मेंबर बनाया जाएगा। किसके लिए? गौर करो, यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। कुछ याद आया? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, वैसी एक बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके साथ ये बॉडी काम करेगी, ठीक है। और देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है ये जो है ये एक अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के साथ डील करता है। किसके अंदर आता है? इकोसोक। कुछ याद होगा आपको, यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स है बच्चे? कितने ऑर्गन्स है? 6 ऑर्गन्स है। उन 6 ऑर्गन में से एक कौन सा आता है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। और उसके अलावा एनुअल सेशन कहाँ पर हुआ है? जिनेवा में,
जहाँ पे अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, इनके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पर मेंबर बनेगा। उसके बाद इसमें 34 फॉर्मल मेंबर्स रहेंगे अलग अलग रीजन से, 3-3 उनका टर्म रहेगा। बस इतना नहीं हमें याद रखना, हमें याद रखना है कि इंडिया किसको यहाँ पर चेयर करने जा रहा है, ठीक है। अगला आता है बच्चे, और अगला क्या कहता है इसको भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। अगला कहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन करा है, किसके साथ, ध्यान देना, इंडिया नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, नेपाल के साथ, ताकि दोनों देश अपनी जुडिशियल कॉपरेशन को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। सीधी सीधी बात है, ठीक है, क्या कर सकें, जुडिशियल कॉपरेशन को आपने बढ़ा सकें, सीधे लिखा हुआ है। कहता है इसमें क्या किया जाएगा, इसमें स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन होगी दोनों कंट्रीज के जजेस के बीच में, फिर विजिट भी होंगी, जैसे हमारे चीफ जस्टिस वहाँ गए, उनके चीफ जस्टिस यहाँ पर आ गए। उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग भी होगी, ठीक है। ट्रेनिंग्स अब आप समझ सकते हैं, इसमें बातचीत मतलब काम सिखाया जा सकता है, ऐसे कहेंगे। एकेडमिक इनिशिएटिव्स होंगे जजेस के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम CJ की बात करते हैं, कौन है अभी, संजीव खन्ना, मई में इनकी रिटायरमेंट होने वाली है। अगर आपको याद होगा तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी, मई में इनके साथ क्या हो जाएगी, हमारी रिटायरमेंट भी होने वाली है। और उसके अलावा कब बनी थी हमारी सुप्रीम कोर्ट, तो 26 जनवरी 1950 को ये हमारे पास बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया। नेपाल के साथ इंडिया कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, कई बार हम बात कर चुके हैं, 1751 किलोमीटर, ठीक है। जब भी हम नेपाल की बात करते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि रोटी बेटी का रिश्ता, हमारा और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारे लोग काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और उनके लोग काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ कुछ अपर एरियाज़ में, यूपी के कुछ अपर एरियाज़ में वहाँ पे मैट्रिमोनियल एक्सचेंज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है, अगला कौन सा सेक्शन आता है बच्चे, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और इसके बारे में बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आइए, कहता है बच्चे महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को क्या दिया गया है, स्कॉच अवार्ड दिया गया है। अब पहले स्कॉच अवार्ड समझो क्या है बच्चे। कहता है स्कॉच अवार्ड की स्थापना 2003 में हुई थी। ये क्या करते हैं यहाँ पर, तो ये किसी इंडिविजुअल, प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूशन को दिए जाते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा होगा, किसमें, गवर्नेंस, ग्रोथ में, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में, लीडरशिप में, सिटीजनशिप डिलीवरी में और कैपेसिटी बिल्डिंग में। अब यहाँ पे क्या किया गया, देखो तो क्या नाम है, स्टेट रोड डेवलपमेंट। तो स्टेट्स का काम मतलब रोड डेवलपमेंट का काम यहाँ पर किया होगा। और किस फील्ड में मिला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में। यहाँ पे लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, याद रखना। कहता है आई वॉन दिस अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। क्या नाम था इसका, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, याद रखना है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे बन रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे आप कह सकते हैं, वो बन रहा है, और इसके लिए ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप इसके साथ लिख लेना, और बाकी इसमें और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्या आता है, अगला आता है फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। पहले तो ये समझना ये अवार्ड किसके नाम पर है और क्या है, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, कहता है इंडिया के एक सैंड आर्टिस्ट है, क्या नाम है इनका, सुदर्शन पटनायक। अभी अभी इन्होंने गणेशा की मूर्ति वो सैंड आर्ट भी करा था उनका, ठीक है। ये पहले इंडियन है जिनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है। किस में दिया जा रहा है, आर्ट एंड कल्चर, और इनका एक एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें, सैंड आर्ट में, ये इनको दिया जा रहा है, ठीक है। कौन दे रहा है, तो ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, और क्यों इनको दिया जा रहा है, क्योंकि सैंड आर्ट में इनका काम एक्सेप्शनल आपको देखने को मिलता है। कहता है 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें पद्मश्री भी दिया था, जो कि इंडिया का चौथा हाईएस्ट क्या मिलता है हमें यहाँ पर अवार्ड देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है अगला करंट अफेयर, और देखते हैं क्या इसके बारे में आता है, ठीक है। अगला अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे नेशनल मैरीटाइम डे, ठीक है। मैरीटाइम डे की भी बात करेंगे और उसी के साथ हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या कहता है समझो, कहता है कैप्टन राजेश यूनी, जो कि फाउंडर हैं किसके, सिंगापुर बेस्ड साइनर्जी मरीन ग्रुप के, इनको अवार्ड दिया गया है कौन सा, नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड। याद रखना ये मतलब हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर है जो किस फील्ड में दिया जाता है, मैरीटाइम सेक्टर में दिया जाता है। 62
सेकेंड नेशनल मैरीटाइम डे मैंने अभी आपको बोला था, ठीक है, कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। क्यों मना रहे हैं हम नेशनल मैरीटाइम डे? क्योंकि पहली बार हमारी कोई शिप कहाँ से कहाँ गई थी? मुंबई से लंदन गई थी। तो बोलने का मतलब है इंटरनेशनल कोई वोएज हुआ था, उसके साथ इसको यहाँ पर जोड़ा जाता है, ठीक है। और कब गई थी? तो 1919 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अवार्ड किसको दिया जाता है? उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मैरीटाइम सेक्टर में कुछ एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन दिया होगा। तो कहता है इंडिया का पहला कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर विल बी डेवलप्ड बिटवीन कांडला से टुटीकोरिन। तो कोस्टल ग्रीन शिपिंग जो कॉरिडोर है वो कहाँ पर बनेगा? तो आप याद रखेंगे कांडला से टुटीकोरिन, मतलब गुजरात से तमिलनाडु तक बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है? रिपोर्ट एंड रैंकिंग, और इसे पढ़कर भी यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ठीक है। रेडीनेस आ गया, ठीक है। रेडीनेस मतलब आप टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हैं, ठीक है। एडाप्टेशन कैसी है आपकी। तो यहाँ पर याद रखना है 2025 की रिपोर्ट आ चुकी है। इंडिया का रैंक 36 है, याद रखने वाला है। कितनी कंट्रीज में से? 170 कंट्रीज में से, याद रखेंगे आप यहाँ पर। और इसके साथ क्या बोला गया बच्चे? इसके साथ यहाँ पर क्या बोला गया है? इसके साथ बोला गया आपके पास द इंडेक्स हैज़ कंबाइंड की इंडिकेटर फॉर, पहले जिसमें ICT आ गया आपके पास, उसके बाद डिप्लॉयमेंट आ गया, स्किल, रिसर्च, डेवलपमेंट एक्टिविटी, ये सब मतलब फाइनेंस के साथ सारा का सारा आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे कहता है अमंग टॉप 5 कंट्रीज द इंडेक्स ऑन द इंडेक्स, चार कौन कौन सी है? USA, फिर उसके बाद नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, ये ओनली कंट्रीज है कहाँ की? एशिया रीजन की, ठीक है। उसके अलावा कौन इसे पब्लिश कर रहा था? तो ये आ गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कब बना था? 1964 में, ठीक है। अगला आता है पाई बेसलाइन रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर, कब का आ गया आपके पास? फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, ठीक है। पाई क्या है समझते हैं पहले। कहता है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ठीक है। पंचायतों के कंसेप्ट की जब भी आप बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। जब हम बात करेंगे किसकी? अमेंडमेंट कौन सी वाली यहाँ पर? अमेंडमेंट नंबर 73 जो कि कब आई थी? 1992 को। किसके साथ डील करती है? वो भी पंचायतों के साथ डील करती है। वो तो पंचायतों के साथ डील करती है ना यार, उसमें तो पूरा का पूरा पंचायतों का कंसेप्ट है, ठीक है। और याद रखना इसी अमेंडमेंट ने क्या ऐड करा था हमारे पास? इसी अमेंडमेंट ने हमारे पास पार्ट नंबर 9 को ऐड करा था, जिसमें आर्टिकल 243 से लेके 243O तक किससे डील करता है? पंचायत से डील करता है, ठीक है। और जब भी हम पंचायत बोल रहे हैं मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम बात कर रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, ठीक है। और जब भी हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलेंगे इसके फादर किसे कहा जाता है? तो इसके फादर लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये इंडेक्स, क्या कहता है समझते हैं। कहता है अब हम लोकलाइज कर रहे हैं किन इंडेक्स, किन गोल्स को? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो कहता है दिस ट्रांसफॉर्मेटिव टूल इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ ओवर 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस इंडिया, जिसमें पूरा का पूरा डिटेल में एविडेंस सब चीज़ें देखी जाएंगी ताकि इन गोल वाले एजेंडास को कंप्लीट किया जा सके। कहता है ये कंपोजिट इंडेक्स होगा जिसमें पंचायत की 9 थीम होंगी। लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गुड गवर्नेंस, पॉवर्टी फ्री, उसके बाद लाइवलीहुड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। कहता है 699 पंचायतों की अगर आप बात करें, फ्रंट रनर में कौन आते हैं? गुजरात, याद रखना है। और उसके बाद तेलंगाना भी आपको फ्रंट रनर में देखने को मिलता है। मतलब ये ऐसे राज्य हैं जो किसके लिए काम कर रहे हैं? जो काम कर रहे हैं किसके लिए? पंचायतों के लिए, ठीक है। आप मुझे बताएंगे पहली पंचायत कहाँ पर खुली थी और फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी भी कहाँ पर खुली थी, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है डिफेंस एंड एक्सरसाइजेस। इंडियन आर्मी ने, अब देखो आपको पता होगा, देखो हम AI की तरफ बढ़ रहे हैं तो उस AI को हम कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? आर्म्ड फोर्सेस में भी। तो हमने एक एक्सरसाइजेस करी है जिसका नाम है सर्व शक्ति, ठीक है। और कुछ नहीं करके जाना है, इसमें नाम पढ़ लेना है और AI से रिलेटेड है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है? स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स को यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ग्रैंड प्रिक्स आप सबको पता है भाई, एक रेसिंग है, ये आप नाम पढ़ लेंगे, इसमें और कुछ नहीं करना होता बेटा, ठीक है। ये नाम पढ़ के
आप इसे वाइंड अप कर लेंगे। अगला आता है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहता है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2025 कहाँ पर होने वाला है बच्चे? ब्राज़ील में। सॉरी, होने वाला नहीं, हो गया है ब्राज़ील में, ठीक है, गौर करते हैं। कहता है यहाँ पर 2031 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, 2031 और 2035 के लिए। कहता है फीफा के जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है इनका? गियानी इन्फेंटो। इन्होंने अनाउंस करा है कि यूएस से सोल बिडर था किसके लिए, कि वो 2031 के वुमेन वर्ल्ड कप को हेड करेगा, ठीक है। और यूके कब का करेगा? तो 2035 के एडिशन को हेड करेगा, ठीक है। कहता है ये अनाउंसमेंट कब की गई? 49th मीटिंग चल रही थी बेलग्रेड सर्बिया में, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया। 2027 का जो है वो कौन करेगा? ब्राज़ील, याद रखना है। और यूएसए अलॉन्ग विद कनाडा एंड मेक्सिको ये क्या करेगा? 2026 का मेंस वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट ही हो गया बच्चे, पूरी न्यूज़, क्योंकि पूरी फैक्चुअल न्यूज़ थी आपके पास, ठीक है। अगला आता है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हो चुका है कहाँ पर? ब्राज़ील में, ठीक है। बात कर लेते हैं कहाँ पर हुआ है? ब्राज़ील में। इसमें उज्बेकिस्तान टॉप पोजीशन पे रहा, हम सेकंड पोजीशन पर है, याद रखना। और एक नाम है जिन्होंने यहाँ पे जीत हासिल करी है, जिनका नाम है हितेश गुलिया, ठीक है। ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या नाम है? हितेश गुलिया, जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे आप। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है? बैंकिंग और इकोनॉमी। बैंकिंग और इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो आरबीआई को मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसीडर किया गया है 2025 के लिए। आप सबको पता है आरबीआई की जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं रिसेंटली कुछ सालों से, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहन किया जा रहा है, उनकी बहुत वैल्यू की जा रही है। तो कहता है 2025 के इनोवेटर लिस्ट के अंदर ये ऐड हो चुका है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस HSBC होल्डिंग प्लेस, ये आप देख लेंगे इसके साथ का। कहता है द अवार्ड एक्नॉलेजेस द यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जो लोन देने वाला काम था उसके साथ। उसके अलावा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि किसके लिए काम करती है? आरबीआई के लिए काम करती है, ठीक है। तो सीधा फैक्चुअल करंट अफेयर था, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा सेक्शन आता है? डेज, और डेज को करके भी फाइंड अप करते हैं। याद करिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, ठीक है। हमारी शिप गई थी कहाँ से कहाँ बच्चे? हमारी शिप गई थी मुंबई टू लंदन, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो उसके साथ हम ये डे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। अगला आता है आपके पास यहाँ पर, अगला आता है वर्ल्ड हेल्थ डे। सबको पता है 7 अप्रैल 1948 को क्या बना था? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था। उसी के साथ हम इस डे को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्या थीम थी इसकी? हेल्दी बिगिनिंग एंड होपफुल फ्यूचर, ठीक है। और याद रखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 किसके बारे में बात करता है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात करता है, ठीक है। ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे। अगला आता है, अगला आपके पास है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। होम्योपैथी डे जब भी आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। होम्योपैथी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है, अगर हम समझे इसको, इसके बोलने का मतलब हो गया आप ऐसा कह सकते हैं होम्योपैथी मतलब उपचार करना। पर उपचार कैसे करना? रेमेडीज के तौर पर क्या करना? उपचार करना, ठीक है। 10 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है और किसकी याद में है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं? तो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैम्यूल की बर्थ एनिवर्सरी हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला आता है आपके पास ऑबिचरीज, और ऑबिचरीज के अंदर आप सबको पता है मनोज कुमार के बारे में, सब जानते हैं इनको, ठीक है। मनोज कुमार की जब हम बात करते हैं, इनका असली नाम पहले ये जानते हैं, ठीक है। इनका असली नाम था हरि कृष्ण, ध्यान देना क्या नाम था इनका? हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी, ये इनका असली नाम था, ठीक है। तो ये आपने पहले यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम करा है। इनका जन्म उस समय ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में आता, मतलब आज के एरिया, मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान में इनका एरिया कवर होता है, ठीक है। इन्होंने बहुत दिग्गज मूवीज़ बनाई हैं। तो आपको याद रखना है इनको भरत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इनकी जो मूवीज़ थी उनमें थीम क्या थी? पेट्रियोटिक, ठीक है। मैं आपको क्लासेस में भी कई बार बताती हूँ कि जो हमारी पुरानी पिक्चरें थी उनकी थीम क्या थी बेटा? उनकी थीम होती थी
ज़मींदारी सिस्टम वगैरह वगैरह। पर अगर आप बात करते हैं इनकी थीम की, तो इनकी मूवीज़ की थीम क्या होती थी बच्चे? पेट्रियाटिक। जैसे शहीद एक मूवी है इनकी, ठीक है, वो किसके ऊपर है बच्चे? वो भगत सिंह के ऊपर है, सबको पता होगा शायद, ठीक है, भगत सिंह के ऊपर आई थी, मतलब भगत सिंह की लाइफ के ऊपर आई थी। उसके अलावा एक मूवी इनकी आती है उपकार, उपकार लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर है, जिनका नारा था बहुत फेमस, जय जवान जय किसान, ठीक है। उसके अलावा एक इनकी मूवी आती है आपके पास पूरब और पश्चिम। पूरब और पश्चिम में इन्होंने पूरा का पूरा जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है जो इंडिया के ऊपर पड़ा, उसके ऊपर गौर करा था। उसके अलावा एक इनकी मूवी आती है, क्या नाम था उसका? क्रांति। क्रांति जो है बच्चे, वो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर पूरा का पूरा बताती है, डील करती थी। तो ये इसके इनके मतलब इस तरीके की मूवीज़ इन्होंने यहाँ पर बनाई है। 1992 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था इस पर्टिकुलरली फील्ड के लिए, ठीक है। उसके बाद 1968 में इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है, किसके लिए? उपकार। मैंने अभी आपको बोला लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर ये बनाई गई है। उसके बाद 2016 में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है बच्चे? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ध्यान रखेंगे आप, क्या नाम है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और दादा साहेब फाल्के को ही हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। और अगर आप गौर करेंगे तो ये बहुत एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है एक तरीके का, मतलब ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ करा होगा किसके लिए? सिनेमा की फील्ड में। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और यही वो दादा साहेब फाल्के हैं जिन्होंने मूवी बनाई थी इंडिया की पहली फीचर फिल्म, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। सुना होगा आप सबने इस मूवी के बारे में। ये इंडिया की पहली मूवी थी, ये इन्होंने यहाँ पर बनाई थी, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।